Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to start chapter 8 from the topic Effect of Punjab Tenancy Act on Records of Rights and Agreements. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अब इस टॉपिक के अंदर हमें क्या बताया गया है कि इस पंजाब टेनेंसी एक्ट के आने से पहले जो एंट्रीज रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में हो चुकी हैं या इससे पहले जो भी एग्रीमेंट्स हो चुके हैं बिटवीन द टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, इस एक्ट के आने के बाद उन रिकॉर्ड्स ऑफ राइट की एंट्रीज या उन एग्रीमेंट्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये हम आज डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 109 से। सेक्शन 109 बात करता है नलिटी ऑफ सर्टेन एंट्रीज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। अब पहला सेक्शन है रिकॉर्ड ऑफ राइट की एंट्रीज को डिस्कस कर रहा है। एन एंट्री इन एनी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रोवाइडिंग कि कोई भी एंट्री जो रिकॉर्ड ऑफ राइट में की गई है किस हवाले से, नंबर 1 दैट द लैंडलॉर्ड मे प्रिवेंट अ टेनेंट फ्रॉम मेकिंग और इजेक्ट हिम फ्रॉम मेकिंग सच इम्प्रूवमेंट्स ऑन हिज टेनेंसी एज ही इज एंटाइटल्ड टू मेक अंडर दिस एक्ट। अगर इससे पहले लैंडलॉर्ड टेनेंट को रोकता था कि वो ज़मीन पर किसी भी तरह की कोई भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं कर सकता, या वो उसको कहता था कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स तुमने कर दी तो तुम्हें इस ज़मीन से निकाल दिया जाएगा, तो इस एक्ट के आने के बाद ऐसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि पंजाब टेनेंसी एक्ट हमें क्या कह रहा है कि आप इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। सेकेंडली दैट द टेनेंट इजेक्टेड फ्रॉम हिज टेनेंसी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट्स और फॉर डिस्टर्बेंस इन एनी केस इन विच ही वुड अंडर दिस एक्ट बी इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन देयर ऑफ। दूसरी बात की जा रही है कि अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को पहले ये कहता था कि अगर तुमने ज़मीन पर किसी भी तरह की कोई भी इम्प्रूवमेंट्स की हैं या कोई भी डिस्टर्बेंसेस यानी कि ज़मीन को क्लियर किया है, उसको तैयार किया है फसल के लिए और उस चीज़ के लिए वो कंपनसेशन डिमांड नहीं कर सकता, तो वो चीज़ भी नल एंड वॉइड है। क्यों? क्योंकि अब पंजाब टेनेंसी एक्ट टेनेंट को क्या राइट दे रहा है कि वो इम्प्रूवमेंट्स और डिस्टर्बेंसेस के लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। Thirdly, that the landlord may eject a tenant otherwise than in accordance with the provisions of this act shall be void to that extent। कि इस पंजाब टेनेंसी एक्ट्स में जो ग्राउंड्स मेंशन हुए हैं उनके अलावा अगर पहले कोई तरीका राइज था टेनेंट को ज़मीन से निकालने का, तो वो तरीका भी वॉइड कंसिडर होगा। यानी कि अब टेनेंट को जो इजेक्ट आउट किया जाएगा वो इस पंजाब टेनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सो सेक्शन 109 ने क्या कहा, इनसे मुतालिक जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में हुई हैं वो तमाम नल एंड वॉइड होंगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 110 के ऊपर। सेक्शन 110 बात करता है नलिटी ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स कॉन्ट्ररी टू द एक्ट। अब सेक्शन 110 में एग्रीमेंट्स की बात की गई है कि जो एग्रीमेंट्स इस एक्ट के अगेंस्ट हुए हैं वो तमाम नल एंड वॉइड होंगे। So subsection 1 nothing in any agreement made between the landlord and a tenant after the passing of this act shall, कि इस एक्ट के आने से पहले लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान जो भी एग्रीमेंट्स हो चुके हैं उनके मुतालिक क्या बताया गया है, शैल ओवरराइड, वो ओवरराइड नहीं करेंगे। किस चीज़ को ओवरराइड नहीं करेंगे, इस पंजाब टेनेंसी एक्ट को। अब क्या क्या है, एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। पहली बात कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो एक्वायर करने का तरीकाकार इस एक्ट के अंदर मौजूद है वही फॉलो किया जाएगा, उसको कोई भी प्रोविजन ऑफ लॉ जो है वो ओवरराइड नहीं करेगी जो उससे पहले एग्रीमेंट चल रहे थे, या फिर
रिडक्शन, रिमिशन या इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट की बात की गई थी ऐसे टेनेंट्स की जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 या 6 है। सेक्शन 5 ने हमें 4 कैटेगरीज बता दी, सेक्शन 6 ने कहा 1868 से पहले वाले जो टेनेंट्स हैं। सो इनसे रिलेटेड जो भी रेंट की इन्हांसमेंट, रिडक्शन या सस्पेंशन की बात की गई थी, कोई भी और प्रोविजन ऑफ द लॉ इस एक्ट के ऊपर ओवरराइड नहीं होगी। सेकेंडली, take away or limit the right of the tenant is determined by this act to make improvements and claim compensation। कि ना तो टेनेंट से उसका राइट लिया जाएगा और ना उसके राइट को लिमिट किया जाएगा। कौन से राइट को? कि वो जो ज़मीन पर इम्प्रूवमेंट्स कर सकता है और उससे रिलेटेड कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। अगर उससे पहले कोई भी एग्रीमेंट इसके अगेंस्ट हुआ है तो वो वॉइड कंसिडर होगा, और ना ही डिस्टर्बेंसेस के लिए कंपनसेशन के खिलाफ कोई प्रोविजन ऑफ द लॉ प्रिवेल करेगी अदरवाइज देन पंजाब टेनेंसी एक्ट। Third is entitle a landlord to eject a tenant otherwise than in accordance with the provisions of this act। कि लैंडलॉर्ड टेनेंट को सिर्फ इस पंजाब टेनेंसी एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इजेक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। सो इस एक्ट के आने से पहले जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं जो कि इन प्रोविजंस ऑफ लॉ के अगेंस्ट हैं, उन एग्रीमेंट्स को फॉलो अप नहीं किया जाएगा, बल्कि अब ये जो पंजाब टेनेंसी एक्ट है ये प्रिवेल करेगा। Subsection 2, nothing in clause A of subsection 1 shall apply to the agreement by which a tenant binds himself to pay an enhanced rent in consideration of an improvement which has been made in respect of his tenancy or at the expense of his landlord and to the benefit of the tenant which is not otherwise entitled। अब क्लॉज A में हमने क्या कहा था? रिडक्शन, रिमिशन और सस्पेंशन ऑफ द रेंट की बात की गई थी। क्लॉज 2 कहती है कि अगर लैंडलॉर्ड जमीन के ऊपर अपने खर्चे से वो किसी तरह की कोई इंप्रूवमेंट्स करता है और उनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था कि इंप्रूवमेंट से रिलेटेड टेनेंट्स का रेंट बढ़ाया जाएगा। सो अगर वो ऐसा कोई एग्रीमेंट इनके दरमियान हो चुका है कि अगर लैंडलॉर्ड अपने खर्चे से इंप्रूवमेंट करेगा तो रेंट बढ़ा दिया जाएगा, तो वहां पर आप ये प्ली नहीं ले सकते कि पंजाब टेनेंसी एक्ट की प्रोविजंस के अगेंस्ट ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को प्रिवेल नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हो चुका है जो कि वैलिड है, जिससे प्रोविजंस ऑफ लॉ इफेक्ट नहीं हो रही, तो वही फॉलो होगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 111 पे। सेक्शन 111 बात करता है सेविंग ऑफ अदर एग्रीमेंट्स व्हेन इन राइटिंग। अब ये रिटन एग्रीमेंट्स की बात की गई है। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, नथिंग इन दिस एक्ट शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट व्हेन द एग्रीमेंट ईदर इज इन राइटिंग और हैज बीन रिकॉर्डेड इन रिकॉर्ड्स ऑफ राइट बिफोर द पासिंग ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 और हैज बीन एंटर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और एनुअल रिकॉर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट। अब लास्ट सेक्शन में हमने क्या कहा था कि पंजाब टेनेंसी एक्ट से आने से पहले जितने भी एग्रीमेंट्स थे वो तमाम नल एंड वॉइड होंगे। सेक्शन 111 कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो चुका है, अब इसमें कहा गया नथिंग इन दिस एक्ट शेल अफेक्ट, इस एक्ट के अंदर जो बात की गई है वो किस चीज़ पर असरअंदाज नहीं होगी? अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो चुका है जो कि इन राइटिंग है या फिर उसकी एंट्री कर दी गई है रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर बिफोर द पासिंग ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887। अब उस वक्त यही एक्ट प्रिवेल कर रहा था, उसके बाद जो एक्ट आया था वो था 1967 का। सो अब ये प्रिवेल कर है, लेकिन उस वक्त बात की गई है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के आने से पहले अगर कोई एग्रीमेंट इन राइटिंग है या उसे रिकॉर्ड ऑफ राइट में एंटर कर दिया गया है रेवेन्यू ऑफिसर की जानिब से, तो वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड नहीं होगा, बल्कि वही एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा। इस एक्ट की प्रोविजंस उस एग्रीमेंट पर इफेक्ट नहीं होंगी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 109 से सेक्शन 111 के ऊपर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।